सभी बच्चों का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ स्टडी रूम पे। और हम लोग पढ़ रहे थे विज्ञान, कक्षा 9वीं के विज्ञान की फिजिक्स। और हमने शुरू किया था अध्याय 12, जिसका एक भाग हम कर चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे आपकी ध्वनि के लक्षणों से। किससे शुरू करेंगे हम लोग? ध्वनि के लक्षणों से। और ध्वनि के लक्षणों का भाग 1 हम आज पढ़ने वाले हैं। भाग 1, ध्वनि के लक्षण क्या है? लक्षण से क्या अर्थ है? लक्षण का अर्थ क्या है? लक्षण का अर्थ गुण ही तो है। उसके अंदर की सारी चीजें जितनी भी हैं उन्हें हम आज पढ़ने वाले हैं एक एक करके। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मेरे साथ बने रहिए। सभी टर्म्स बहुत जरूरी हैं, सभी टर्म्स आपको याद करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। What we perceive as sound is due to the alternate squeezing and stretching of molecules through the air. This we refer to as sound waves. Sound waves travel through the air at 344 meters per second. They travel slower than light. You can see this for yourself the next time you see a thunderstorm. You can work out how far away the storm is from you by timing the interval between the lightning and the clap of thunder. A storm is about 1 mile away for every 5 seconds you count, or 1 kilometer for every 3 seconds. सबसे पहला गुण है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य हैं। अनुदैर्घ्य हैं यानी कि लॉन्गिट्यूडनल हैं। अब ये अनुदैर्घ्य तरंगे जो ध्वनि की हैं, इन्हें पढ़ने से पहले हम अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों में एक बार फर्क जान लेते हैं कि असल में अनुदैर्घ्य क्या है और अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जो प्रसार की दिशा में समकोण पर कंपन करती हैं। मान लीजिए प्रसार की ये दिशा है, ये दिशा प्रसार की है और ये कंपन कैसे करेंगी? ये कंपन उसकी समकोण दिशा में करेंगी। समकोण दिशा यानी कि उसके राइट एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर ये क्या करेंगी? कंपन करेंगी। और वहीं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं हमारी, जो अनुदैर्घ्य वेव्स हैं हमारी, वो क्या करती हैं? वो जिस दिशा में प्रसार हो रहा होता है उसी दिशा में वो कंपन करती हैं। उसी दिशा में कंपन करती हैं। ये देखिए, ये समकोण पर कर रही हैं ये, और ये क्या कर रही हैं? ये उसी दिशा में कर रही हैं। तो हमारी जो ध्वनि की जो तरंगे हैं उन्हें हम किस में रखेंगे? हमारी ध्वनि की तरंगे उसी दिशा में प्रसार करती हैं, उसी दिशा में प्रसार करती हैं जिस दिशा में कंपन हो रहा होता है। यानी कि उनकी कंपन की दिशा और प्रसार की दिशा समकोण ना होकर एक दूसरे के एक ही है, एक जैसी क्या, बिल्कुल एक ही है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पहला लक्षण हो गया, ये पहला गुण हो गया कि ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, सीधे चलती जाती हैं एक ही दिशा में। उसके बाद ये कुछ उदाहरण आपके सामने। मैंने बताया कि अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं, मैंने आपको बताया अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। तो इन्होंने ये उदाहरण दिया है। अनुप्रस्थ तरंगे जो 90 डिग्री पे, प्रसार की दिशा के 90 डिग्री पर चल रही हैं। ये देखिए, प्रसार की दिशा ये है, लेकिन ये चल कहाँ रही है? 90 डिग्री पर। वहीं एक स्प्रिंग जो होता है, वो स्प्रिंग उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में प्रसार हो रहा होता है, उसी दिशा में कंपन करता है। इसका कंपन समकोण है, इसका कंपन उसी दिशा में है। ये कुछ उदाहरण है। स्प्रिंग इसका उदाहरण हो गया, और पानी की तरंगे किसका उदाहरण हो गया? पानी की बूंदे आपकी ट्रांसवर्स वेव्स का या अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिलक्षण। अभिलक्षण क्या है इनके? अभिलाक्षिक गुण क्या है इनके? सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे, चलेंगे आवृत्ति को, जिसे अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। फिर दूसरी को हम मानेंगे आयाम, जिसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। और तीसरी क्या होगी? स्पीड, वेग, कि किस स्पीड से कितनी जल्दी जल्दी या कितनी कम कम वो ट्रेवल कर रही हैं। ये है ध्वनि तरंगों के लक्षण। आइए एक एक करके इन सभी लक्षणों को समझते हैं। इन टर्म्स का क्या मतलब है उसे हम जानते हैं। ये बोल रहे हैं कि ध्वनि घनत्व या दाब के उतार चढ़ाव के रूप में संचारित होती है। इसका क्या अर्थ है? दाब या घनत्व क्या था? आप याद कीजिए, मैंने आपको कब बताया था? ये कौन से पृष्ठ में हमने घनत्व के बारे में यानी कि डेंसिटी के बारे में पढ़ा था? आपने आपकी कक्षा 9वीं में ही पढ़ा है। पहले में या दूसरे में, किस में पढ़ा था? आप याद कीजिए। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान का और एरिया का क्या होता है?
भाग करते हैं जब द्रव्यमान को और एरिया को, तो हमारा घनत्व आता है, कितनी घनी कोई चीज है, कितनी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। कम जगह में ज्यादा मात्रा में जो मौजूद होगी उसका घनत्व ज्यादा, और जो ज्यादा जगह में कम मात्रा में मौजूद होगी उसका घनत्व कम। तो आपकी ध्वनि वाली जो तरंग है वो कैसे चलती है, एक बार उसका घनत्व ज्यादा होता है, फिर घनत्व कम होता है, ज्यादा कम, इस प्रकार से चलती है आपकी ध्वनि की तरंग। ये देखिए, दबाव या घनत्व के उतार चढ़ाव के रूप में संचारित होती है। यहाँ घनत्व ज्यादा है, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, तो ऐसे ही इस उतार चढ़ाव के रूप में चल रही है। मान लीजिए यहाँ पर घनत्व ज्यादा है, फिर कम है, फिर ज्यादा है, फिर क्या हो गया, फिर से कम हो गया, फिर ज्यादा, कम कम, इस प्रकार से ये चलती है। ये एक गुण है ध्वनि तरंग का। संपीड़न कब, कंप्रेशन क्या होता है, घनत्व ज्यादा कब होता है, घनत्व कंप्रेशन के टाइम पे, संपीड़न के टाइम पे ज्यादा होता है, जहां पर सारे कण आसपास आ जाते हैं, कण क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। मान लीजिए ये आपकी तरंग है, ये आपकी तरंग है, इन्हें चक्र के ऊपर वाले भाग में दिखाते हैं कि यहाँ पर घनत्व ज्यादा है, यहाँ पर संपीड़न होता है, संपीड़ित होते हैं कण। उसके बाद विरलन में क्या होता है, विरलन में कण दूर दूर चले जाते हैं, ये नीचे की तरफ दिखाया हुआ है, विरलन में कण दूर दूर चले जाएंगे, इसीलिए घनत्व कम हो जाएगा। तो इसे हम किससे किससे प्रदर्शित करते हैं, इन्हें ऊपरी भाग से प्रदर्शित करते हैं, वहीं विरलन को घाटी से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व ज्यादा, घनत्व कम, संपीड़ित होना और विरलन होना, ऊपर संपीड़न, नीचे विरलन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। तो ये है, ऐसे जो हमारी ध्वनि है वो घनत्व के दाब के उतार चढ़ाव के रूप में संचारित होती है, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा। अब ब्रिंग और गर्त हैं, क्रस्ट और ट्रफ हैं, इनका लेना देना तो आपकी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से ही, आपके विरलन से और संपीड़न से ही है, लेकिन ये बोलते कि नहीं है। यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन जब हो रहा है उस शिखर को क्या बोलेंगे, उस शिखर को हम ब्रिंग बोलेंगे। वेव को दर्शाते समय जहां कंप्रेशन हो रहा है इस हिस्से को हम बोलेंगे ब्रिंग, तथा जब विरलन हो रहा है, जब घनत्व कम हो रहा है, तो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है उसे हम बोलेंगे गर्त। उसे क्या बोलेंगे, उसे गर्त कहा जाएगा। उसके बाद आती है आपकी वेवलेंथ। वेवलेंथ फिर से पढ़ते हैं वेवलेंथ को कि वेवलेंथ क्या है। फिर से हम इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये देख लीजिए, ये आपकी ध्वनि की तरंग है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, ये ब्रिंग है, ये आपका गर्त है, ये कंप्रेशन, संपीड़न और नीचे विरलन है। तो दो क्रमागत संपीड़नों तथा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़नों से इनका क्या अर्थ है कि लाइन में जो दो ये कंप्रेशन है, दो संपीड़न है, इनके बीच की जो दूरी है उसे हम तरंग दैर्घ्य या फिर वेवलेंथ का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, वेवलेंथ का। इसी प्रकार से यदि दो विरलन भी हैं, इनके बीच जितनी दूरी है वो भी आपकी क्या हुई, वो भी आपकी वेवलेंथ हुई, या फिर क्या हुई, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य हुई। ये तरंग दैर्घ्य ना बोल के इसको हम तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। सिंपल सा है, या तो दो संपीड़नों के बीच की दूरी या दो विरलनों के बीच की दूरी आपकी तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य को आप लैम्डा, ग्रीक अक्षर लैम्डा जो है उसकी तरह से आप डिनोट करते हैं, वैसे लिखते हैं, और इसका एसआई मात्रक मीटर है, मीटर में हम इसे मापते हैं। एसआई जो यूनिट है इसकी मात्रक है वो क्या है, मीटर है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है आपकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसे बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर से एक बार इसी को ड्रॉ कर लेते हैं, एक ध्वनि की तरंग को हम बना लेते हैं और धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसे बोला गया है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने में एक दोलन पूरा होता है, एक ऑसिलेशन। क्या कह रहे हैं ये, यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये घनत्व क्या है, अधिकतम है, घनत्व ज्यादा है, फिर कम हुआ और फिर ज्यादा हुआ। ये जो एक्टिविटी है, पहले कम, पहले ज्यादा, फिर कम और फिर ज्यादा होना, इस पूरी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम एक दोलन बोलते हैं, एक ऑसिलेशन।
ये एक एक्टिविटी हो गई कि एक बार ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ और फिर से ज्यादा होना, एक ऑसिलेशन हमने मान लिया। इसे क्या मान लिया हमने? इसे एक ऑसिलेशन मान लिया कि घनत्व आपका सबसे ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ और फिर से ज्यादा हो गया। तो आपकी आवृत्ति क्या हुई? ऑसिलेशन का काम क्या है आवृत्ति को पढ़ने में? आवृत्ति हो गई कि एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या कितनी है। एकांक समय कितना हुआ? 1 सेकंड में, या फिर 1 मिनट में, या फिर 1 घंटे में, ये कुल दोलन कितने हैं? अगर ज्यादा है तो उसकी आवृत्ति ज्यादा हुई, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई। 1 सेकंड के अंदर अंदर मान लीजिए 10 दोलन निकल गए तो उसकी ज्यादा आवृत्ति हुई। अगर सिर्फ 5 ही चले, वेव धीरे धीरे चल रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, आवृत्ति कुछ नहीं है, सिर्फ है कि 1 सेकंड में किसी भी जगह से, किसी भी पॉइंट से कितने दोलन पूरे हो सकते हैं। ये एक दोलन है, 1 सेकंड में जितने दोलन हुए उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। और आवृत्ति को हम न्यू के माध्यम से डिनोट करते हैं और इसका SI मात्रक है हर्ट्ज, HZ। हर्ट्ज इसका प्रतीक है, SI मात्रक है। ये देखिए, ये कम आवृत्ति है, ये उच्च आवृत्ति है, ये 1 सेकंड का समय है। ये 1 सेकंड समय हम इसे मान लेते हैं, या फिर इसे हम T समय भी समझ लेते हैं। इस 1 सेकंड के समय में यहाँ से कम दोलन गुजर रहे हैं, ज्यादा होना, कम होना और फिर ज्यादा होना। ये क्या हो गया? एक दोलन, यहाँ पे 1 सेकंड में कम दोलन है, यहाँ पे ज्यादा दोलन है। यहाँ पे देखिए कितने सारे दोलन है, कितनी सारी ऑसिलेशंस हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई और इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई। ये है आपका आवृत्ति का खेल। उसके बाद आता है आवृतकाल। आवृतकाल यानी कि टाइम पीरियड। एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवृतकाल कहलाता है। कि एक दोलन, ये एक दोलन कि ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ और फिर से ज्यादा की ओर बढ़ रहा है, ये कितने समय में होता है? ये कितने समय में होता है? ये 0.2 सेकंड में भी हो सकता है, ये 1 सेकंड में भी हो सकता है, ये 10 सेकंड में भी हो सकता है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि ये 1 सेकंड में हो रहा है, 10 सेकंड में हो रहा है या 2 सेकंड में हो रहा है। हमें किससे मतलब है? हमें किससे मतलब है कि ये एक दोलन कितने में हो रहा है? 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, बस वो हमारा टाइम पीरियड है। वो फर्क नहीं पड़ता वो कम है या वो ज्यादा है। और हम इसे लिखते कैसे हैं बच्चों? हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? हम इसे T अक्षर से निरूपित करते हैं। हम इसे T अक्षर से डिनोट करते हैं और इसका SI मात्रक सेकंड है। सेकंड देखिए मैंने लिखा था कि 1 सेकंड में एक दोलन हुआ, 0.2 सेकंड में हुआ, 3 सेकंड में हुआ। आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति और काल के बीच में संबंध क्या है? क्या लेना देना है इनका एक दूसरे से? आवृत्ति हमने क्या देखा था? आवृत्ति देखा था हमने कि हर्ट्ज का इसका SI मात्रक है और आवृत्ति होती है प्रति सेकंड एक घटना के बराबर, जो कि प्रति सेकंड एक घटना के बराबर होता है आपका हर्ट्ज। आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मानते हैं और इसीलिए आपका जो आवृत्ति है वो क्या होगी? वो रेसिप्रोकल होगी आपके समय के। काल आवृत्ति के पारस्परिक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/t होगी। म्यू की वैल्यू होगी 1/t। इसका अर्थ क्या है? काल आवृत्ति के पारस्परिक है। जितना ज्यादा समय उतनी कम फ्रीक्वेंसी, उतनी कम आवृत्ति, और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम समय उसको लगेगा। मान लीजिए 1 सेकंड में 4 तरंग जा रही है, 1 सेकंड में 4 दोलन जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, 4 ऑसिलेशन जा रहे हैं। तो अब ये समय कम है तो ऑसिलेशन ज्यादा है, ऑसिलेशन ज्यादा है समय कम है, और वहीं ऑसिलेशन कम होती तो समय क्या होता? ज्यादा होता। ये एक दूसरे के पारस्परिक हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। ये संबंध है आवृत्ति और आवृत काल में। आपको 2 ध्वनियां सुनाई देंगी, आपको इन्हें सुनना है और इनके बीच में अंतर पहचानना है, तब मैं बताऊंगी कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। इन दोनों के बीच में अंतर ये है कि इन दोनों ध्वनियों का तारत्व अलग अलग है, इनकी पिच अलग अलग है। किसकी पिच ज्यादा है, किसकी पिच कम है, ये आपको कैसे पता चलेगा? जो तीखा होगा उसकी पिच क्या होगी? उसकी पिच
हाई होगी, जो तीखी आवाज होगी, और जो नीची तीखी कम तीखी आवाज होगी उसकी पिच कम होगी। ये तारत्व का खेल है। तारत्व से आवाज तीखी या कम तीखी होती है। डेफिनेशन क्या है तारत्व की? किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक। कि जल्दी जल्दी बहुत सारी वेव्स चली गई, 1 सेकेंड में 10 वेव्स चली गई तो उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका तारत्व अधिक होगा, जिसकी तारत्व अधिक होगा उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। ये डायरेक्ट लेना देना है किसका? आपकी फ्रीक्वेंसी का और आपकी पिच का। ये एक दूसरे से सीधे सीधे रिलेटेड है। जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसका तारत्व कम, जिसका तारत्व ज्यादा उसकी आवृत्ति कम। तीखी आवाज, हाई पिच वाली आवाज जल्दी जल्दी किसी जगह से गुजर रही है। कम तारत्व और उच्च तारत्व वाली ध्वनि के लिए तरंगाकार। फ्रीक्वेंसी इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। इसका तारत्व कम हुआ, इसका तारत्व ज्यादा हुआ। सीधा सा ये खेल है। उसके बाद ध्वनि के इन गुणों का हम दूसरे भाग में एंटर कर रहे हैं कि और क्या क्या है, और गुण क्या क्या हैं। आइए देखते हैं और गुण क्या क्या हैं। आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड को हम ए अक्षर से डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जिसकी ये हाइट ज्यादा हुई, जिसकी कंप्रेशन की या रेयर फ्रैक्शन की, किसी वेव की संपीड़न की या विरलन की हाइट जिसकी ज्यादा होगी उसका आयाम ज्यादा होगा। और वो ध्वनि क्या होगी? वो ज्यादा प्रबल होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा दूर तक वो जाएगी। और जिसकी ये हाइट कम होगी उसका आयाम कम होगा और वो ध्वनि में उतना दम नहीं होगा। मैं तेज बोल रही हूँ मतलब मेरी ध्वनि का आयाम क्या है? मेरी ध्वनि का आयाम ज्यादा है, मेरी आवाज प्रबल है, ज्यादा दूर तक जा सकती है। और वहीं यदि मैं धीमे बोलूं, ऐसे धीमे से मैं बोलूं तो मेरी ध्वनि का आयाम क्या है? वो कम है। लाउडनेस, लाउडनेस मैंने आपको बताया, लाउडनेस आपके आयाम से ज्ञात होती है। ज्यादा आयाम होगा तो ज्यादा लाउडनेस होगी। और ज्यादा लाउडनेस क्यों होगी? ज्यादा लाउडनेस होगी आयाम के होने से, और प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है। क्योंकि उसमें ज्यादा ऊर्जा होती है, वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती है। कम ऊर्जा होगी तो यहीं पर आकर थक जाएगी। भाई मैं तो यहीं पर आकर थक गई और मैं तो यहीं पर आकर रुक गई हूँ। लेकिन अगर मेरी एनर्जी ज्यादा है तो मैं ज्यादा दूर तक चल सकती हूँ। आगे देखते हैं। ये वही बात है, मृद ध्वनि, प्रबल ध्वनि। प्रबल ध्वनि के देखिए आयाम ज्यादा है, और जो मृद ध्वनि है उसका आयाम क्या है? कम है। ध्वनि के प्रबल होने में या कम होने में आयाम का खेल है। उसके बाद आती है टोन और स्वर में फर्क। टोन में एकल आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी एक। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एक है। 1 सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही दोलन हो रहा है। 1 सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही दोलन हो रहा है। वहीं आपका नोट क्या होता है? नोट आपका 1 सेकेंड में बहुत सारे दोलन होंगे। बहुत सारे। 1 सेकेंड में क्या होगा? बहुत सारे, मल्टीपल XYZ दोलन होंगे इसमें। तो जो आपका टोन होता है, एकल दोलन और एकल आवृत्ति, और वहीं आपकी स्वर में ज्यादा आवृत्ति। इसे स्वर आपका सुनने में क्या होता है? सुनने में मधुर होता है, और ये अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से बनता है, लेकिन उसमें बहुत सारी आवृत्ति। कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। प्रबलता तारत्व के बारे में आपको बताना है, और तारत्व किसका अधिक है किसका कम है। तारत्व का खेल क्या था? तारत्व का खेल आयाम से जुड़ा था, या तारत्व का खेल आपकी आवृत्ति से जुड़ा था? याद कीजिए। उसके बाद आती है तरंग वेग। एक वेव चल रही है तो उसकी कुछ स्पीड भी तो होगी, किस तेजी से वो, किस कम तेजी से वो जा रही है, वो भी तो खेल होगा। तरंग जैसे एक संपीड़न या विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को बोलते हैं। तरंग का कोई भी बिंदु है वो 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर लेती है, उसे क्या बोलते हैं? तरंग वेग बोलते हैं। आपका एम्पलीट्यूड क्या हुआ? एम्पलीट्यूड ये दूरी हुआ और टी समय हुआ, इसलिए आप वेग को लिखते हैं, या तो आप लिख सकते हैं वेग को आयाम अपॉन में
आवर्त समय, या फिर आप उसको सीधा सीधा आयाम इंटू आवृत्ति भी लिख सकते हैं। तो ये 1 सेकेंड में कितनी दूरी तरंग तय करेगी उससे डिसाइड होती है कि उसकी स्पीड कितनी है। जल्दी जाएगी तो स्पीड ज्यादा, कम जाएगी तो स्पीड कम, बस यही खेल है। कुछ उदाहरण है आपके सामने, मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया है, वही सब लग के ये उदाहरण सॉल्व होंगे। किसी ध्वनि की तरंग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आवृतकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है, सब ये मैंने आपको अभी बताया है, उन्हीं की डेफिनेशन आप लिखेंगे। इसी प्रकार से आप स्क्रीन पर दिए गए बाकी प्रश्नों का भी हल करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं ध्वनि की तीव्रता के बारे में। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता की 1 सेकेंड में कितनी जल्दी वो वहां से गुजर सकती है। 1 सेकेंड में ज्यादा जल्दी गुजर सकती है, 1 सेकेंड में कम जल्दी गुजर सकती है। आ रही है बात समझ? तो आपको इसी तीव्रता में और प्रबलता में अंतर बताना है। ये तो तीव्रता तो जल्दी गुजरना हो गया, और प्रबलता क्या हो गया? प्रबलता ज्यादा दूर तक चले जाना हो गया। ये फर्क आप बता सकते हैं? Hey, I have a test today on how sound waves can travel, and I'm sure I'm going to fail. Oh, come on, Nia. The test is going to be easy. Just like all you need to remember is sound is a form of energy moving back and forth, and it needs a medium to travel through. Wait, I thought sound can only travel through air. Wait, you're wrong. Who told you that misconception? Sound can travel through me just fine. Who said that? I'm water. Sound can travel through me at a regular rate, faster than air but slower than sound. Hey, don't forget about me. Wait, what was that? The table. I'm a solid, and sound can travel through me just like the others, just as well, even better, because my particles are so close together. I don't believe that. Well, just place your ear against the table and see what happens. What? Hey, look over here. Great, now the air's talking to us right now. All sound needs is a medium to travel. I may be the slowest, but sound can still travel through me. Okay, I understand now. Sound can travel through matter. Solid is the fastest, liquid is slower, and gas is the slowest. विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ध्वनि ठोस माध्यम में चल सकती है, ठोस में चल सकती है, द्रव में चल सकती है, गैस में चल सकती है, किसी भी माध्यम में चल सकती है, बस कोई ना कोई माध्यम चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब माध्यमों में ये एक ही वेग से चलेगी। किसी में जल्दी, किसी में कम, किसी में नहीं चलेगी। माध्यम नहीं होगा तो नहीं चलेगी, लेकिन अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल से चलेगी। वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर इतनी होती है, 22 डिग्री सेल्सियस पर इतनी होती है। तो ये साथ साथ माध्यम के साथ साथ टेम्परेचर का भी खेल है। गर्म दूध में इतनी जल्दी, गर्म पानी में इतनी जल्दी, ठंडे दूध में इतनी जल्दी, ठंडे पानी में इतनी जल्दी। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। चलेगी सब में, लेकिन अलग अलग चाल से चलेगी। वायु, जल या लोहे में किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? वायु में चलेगी। उसके बाद आता है ध्वनि बूम, सोनिक साउंड। सुपरसोनिक स्पीड से जब, अधिक तेजी गति से जब ध्वनि किसी स्रोत से निकलती है तो ये प्रघाती तरंगें उत्पन्न करती है। प्रघाती यानी कि ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। बहुत ही ज्यादा तेजी से जो आवाज आती है उसे हम प्रघाती मानते हैं। और इनसे क्या होता है? इनसे संबंध वायुदाब में परिवर्तन होता है। प्रघाती तरंगों से वायुदाब में परिवर्तन होता है। वायुदाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपका परिवर्तन होता है और एक बहुत ही तेज, बहुत ही प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम ध्वनि बूम भी बोलते हैं। ये है आपका सोनिक बूम या ध्वनि बूम। उसके बाद ये है तीसरा भाग, ध्वनि का परावर्तन और मानवकरण, जिसे हम अगले भाग में करेंगे। अभी मैंने आपको गुण बताए हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग है, उन सबको रिवाइज करते रहिए और मिलेंगे